हेलो दोस्तों, वेलकम टू चाय और चैप्टर्स। जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा, आज हम क्लास में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा थंबनेल वर्ल्ड हिस्ट्री। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री को क्यों चूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसी को क्यों कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और इसमें क्वेश्चंस का रिपीटेशन भी काफ़ी होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे इसके क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिल रहे थे, मतलब बहुत कम वीडियोस यूट्यूब पर देखने को मिल रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले बच्चों का वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाए, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री हो जाती है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वो तो बच्चा फिर भी कहीं से पढ़ लेता है, लेकिन जो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो ज़्यादा कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलते। बस लिमिटेड कुछ चैनल्स हैं जो करवाते हैं। तो आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, और इसमें जो भी ऑप्शंस होंगे उनको भी हम देखेंगे, साथ साथ हमारी प्रिपरेशन होती रहेगी। और हाँ, सबसे पहले मैं ये जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये लास्ट ईयर नवंबर 2025 में जो भी पेपर हुए हैं एसएसटी के, उनसे ली गई हैं। तो आज मैं फर्स्ट शिफ्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी और भी बड़ी बड़ी क्लासेस लेके आऊँगी। चलिए, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। यहाँ पर राइटर का नाम दे रखा है और बुक्स दे रखी है, तो हमें मैच करना है कि कौन सी बुक किस राइटर की है। रूसो की बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अगस्त काम्टे की बुक है पॉजिटिविज्म, मोंटेस्क्यू की बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज एंड वोल्टेयर की बुक है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो इनमें से कौन सा गलत मिलान है हमें वो बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है, अगस्त काम्टे की पॉजिटिविज्म ये भी बिल्कुल सही है, मोंटेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज ये भी सही है, लेकिन वोल्टेयर की बुक द सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि ये भी किसकी है, मोंटेस्क्यू की बुक है। तो फिर वोल्टेयर की बुक कौन सी हुई, इनकी हो जाएगी कैंडिड, CANDIE कैंडिड, एंड अदर बुक हो जाएगी इसकी ट्रीटी ऑफ टॉलरेंस एंड लेटर्स ऑफ इंग्लैंड। ये सारी बुक किसकी है, वोल्टेयर की। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कैंडिड, ट्रीटीज ऑफ टॉलरेंस एंड लेटर्स ऑफ इंग्लैंड, ये सारी बुक्स हैं वोल्टेयर की, और जो सेपरेशन ऑफ पावर थी ये वाली है मोंटेस्क्यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का गठन किस वर्ष हुआ था। फिक्की का गठन किस वर्ष हुआ था, क्वेश्चन में पूछ रखा है 1925, 1934, 1927 या फिर 1922। तो फिक्की का गठन हुआ था 1927 में, और इसकी स्थापना की थी GD बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी ने। व्यापार संगठन था फिक्की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक मंदी का कारण नहीं था। श्रमिकों के लिए प्रतिस्पर्धा, स्टॉक मार्केट क्रैश, आय का कुवितरण या फिर घरेलू अति उत्पादन, मतलब ओवर प्रोडक्शन। इसमें बताना है कि USA में जो आर्थिक मंदी हुई थी उसका कारण कौन सा नहीं था। मेरा राइट आंसर होगा श्रमिकों के लिए प्रतिस्पर्धा। एक बार ये भी देख लेते हैं कि आर्थिक मंदी के कारण क्या क्या थे। इसमें 3-4 कारण हैं, जैसे कि अनुचित बैंकिंग नीतियाँ, अत्यधिक ऋण की स्थिति, असमानता में वृद्धि, और सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र में ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, जिसके कारण आर्थिक मंदी की स्थिति हमें देखने को मिली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग स्टल लूम किसने डिज़ाइन किया। तो जॉन के द्वारा फ्लाइंग स्टल लूम डिज़ाइन किया गया था 1733 में, और सैमुअल क्रॉम्पटन ने किसका किया था, स्पिनिंग म्यूल का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्बाब ए बगावत हिंद विद्रोह के कारण, जिसका अर्थ है किसके द्वारा लिखी गई है। सिबली नोमानी, सर सैयद अहमद खां या फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली द्वारा। विद्रोह के कारण, तो ये लिखी गई थी सर सैयद अहमद खां द्वारा। इनकी एक और बुक है जिसका नाम है सिपाही विद्रोह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टॉक एक्सचेंज की अचानक और भारी गिरावट आर्थिक मंदी का कारण बनी। बर्लिन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज या फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या फिर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। तो राइट आंसर होगा हमारा
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इस स्टॉक एक्सचेंज की अचानक और भारी गिरावट आर्थिक मंदी का कारण बनी थी। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज द राइट आंसर। इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना, जैसे कि अक्टूबर 1929 में इसमें बहुत ज़्यादा भारी गिरावट देखने को मिली और 1930 में हमें ऑफिशियली मामंदी देखने को मिल गई थी। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि इसे वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता है और ब्लैक ट्यूसडे भी। ब्लैक ट्यूसडे क्योंकि ट्यूसडे को ये घटना हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक मामंदी इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान द डॉक्टर्स मैंडेट का संदर्भित करता है। अमेरिका द्वारा उपयोग की गई आपातकालीन शक्तियाँ, फ्रांस द्वारा उपयोग की गई आपातकालीन शक्तियाँ, ब्रिटेन द्वारा उपयोग की गई आपातकालीन शक्तियाँ या फिर जापान द्वारा उपयोग की गई आपातकालीन शक्तियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन द्वारा उपयोग की गई आपातकालीन शक्तियाँ। तो ये किस चीज़ को लेकर थी? आर्थिक नीतियाँ और आपातकालीन शक्तियों को लेकर थी। अमेरिका में जो न्यू डील पॉलिसी हमें देखने को मिली थी, जिसको किसने बनाया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा। जापान में हमें आक्रामक औद्योगिक सैन्य विस्तार देखने को मिलता है, जिसमें कि विस्तारवादी मौद्रिक नीतियाँ अपनाई गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 1929 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट और मंदी की शुरुआत के बाद मुद्रा के लिए स्वर्ण मान गोल्ड स्टैंडर्ड को त्यागने वाला प्रथम देश कौन सा था? गोल्ड स्टैंडर्ड को त्यागने वाला प्रथम देश। इन क्वेश्चंस को ना आप भी सोल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि आपने पहले कहीं ना कहीं रिवीजन तो किया होगा इन क्वेश्चंस का। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ताकि मुझे भी लगा कि हाँ मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ। तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में वैश्विक स्तर पर जूट उत्पादन का केंद्र था? जूट उत्पादन केंद्र। फ्रेंच इंडस्ट्री, लंकाशायर, डंडी या फिर मैनचेस्टर। जो लंकाशायर है और मैनचेस्टर है तो कॉटन उद्योग थे, सूती वस्त्र उद्योग, और जो डांडी थी ये क्या था? जूट उत्पादन क्षेत्र या फिर केंद्र भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा डांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नेपोलियन संहिता कोड नेपोलियन में शामिल नहीं किया गया था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यावसायिक स्वतंत्रता, पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता या फिर कानून के समक्ष समानता। तो पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यावसायिक स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानताएं शामिल थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लीडर ने बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? अब की बार पेपर में 1857 के क्वेश्चंस भर भर के देखने को मिले हैं, हर शिफ्ट में पूछा गया है लगभग। तो ऑप्शन नंबर 1 है मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या फिर खान बहादुर। तो राइट आंसर होगा हमारा खान बहादुर, बरेली से थे। और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे और तात्या टोपे थे कानपुर और ग्वालियर से, इन्होंने नेतृत्व किया था। और कुंवर सिंह इन्होंने जगदीशपुर आरा, ये जो बिहार में पड़ते हैं ना उसको बोलते हैं, ठीक है, जगदीशपुर आरा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल नेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का गठन किस वर्ष हुआ था? 1901, 1907, 1887, 1892। तो 1887 में बंगाल नेशनल चैम्बर का गठन किया गया था व्यापारिक और वाणिज्यिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 में किसने तर्क दिया था कि रेलवे भारत में आधुनिक उद्योग का अग्रदूत होगा? मॉरिस डी मॉरिस या फिर जेम्स मिल, टॉम लिसन या फिर कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर होगा हमारा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लैंड में औद्योगिक क्षेत्र की शुरुआत का कारण नहीं था? औद्योगिक क्षेत्र की शुरुआत का कारण नहीं था। जो क्वेश्चन में नहीं आता है ना बहुत ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि कई बार हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इसे अनदेखा करने से। तो सबसे पहले है समुद्र से निकटता, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, समाजवाद की उपस्थिति।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, समाजवाद की उपस्थिति। और ये सारे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहायक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने धन की निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ किसकी बुक है, मतलब किसने ये थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। और इसमें अनिष्टों का अनिष्ट मतलब एविल ऑफ ऑल एविल्स के रूप में वर्णित किया गया है। दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, आर.पी. दत्त या फिर आर.सी. दत्त। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी को किस वर्ष पेटेंट करवाया था। 1780, 1768, 1770 या फिर 1772। तो राइट आंसर इज 1770। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराश्रितों के लिए कार्यस्थल स्थापित करने हेतु पुअर लॉ किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। पुअर लॉ, ये वाला क्वेश्चन सच में नया था, मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। 1830, 1840, 1835 या फिर 1834। तो राइट आंसर होगा इसका 1834। इससे पहले भी आ चुका था जिसे कहा जाता था पुअर रिलीफ एक्ट, जो कि 1601 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज चैलेंज्ड एंड डब्ड अ मिथ बाय कॉलिन क्लर्क, विलियम जोन्स, मॉरिस डी मॉरिस या फिर D.R. गाडगिल। कॉलिन द्वारा, विलियम जोन्स द्वारा या फिर मॉरिस या फिर गाडगिल। तो राइट आंसर होगा मॉरिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की 7वीं कांग्रेस ने उपनिवेशों में साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा का प्रस्ताव रखा तथा भारत से संबंधित एक प्रलेख द एंटी इंपीरियलिस्ट पीपल्स फ्रंट इन इंडिया 1936 प्रकाशित किया। यह प्रलेख किसने लिखा था। द एंटी इंपीरियलिस्ट पीपल्स फ्रंट इन इंडिया, तो किसके द्वारा लिखा गया था। R.P. दत्त एंड बेन ब्रेडली द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन पे अपना टाइम देना चाहते हो तो उसको पॉज कर लिया करो, और अगर आपको स्पीड धीरे लग रही है तो 2x पे करके देख लेना। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना के आगे झुकने से इनकार करते हुए नाना साहेब 1859 की शुरुआत में कहाँ पलायन कर गए थे। तो राइट आंसर होगा हमारा नेपाल में चले गए थे नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मार्क्सवादी समाजवाद की विशेषता नहीं है। अर्थव्यवस्था इतिहास की दिशा निर्धारित नहीं करती, पूंजीपति तथा सर्वहारा वर्ग के बीच एक वर्ग संघर्ष है, सामाजिक क्रांति में विश्वास, सभी देशों के सर्वहारा वर्ग को एकजुट होना चाहिए। तो ये कौन कहते हैं, कार्ल मार्क्स। तो इसमें से राइट आंसर बताओ कौन सी उनकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अर्थव्यवस्था इतिहास की दिशा निर्धारित नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक पार्टी के आधिकारिक समाचार पत्र का नाम क्या था। सोवियत तो एक परिषद थी ना, प्राउडा। तो राइट आंसर होगा प्राउडा। ठीक है, और हमें पता है कि ये 2 भागों में डिवाइड हुई थी, एक तो बोल्शेविक थी, एक मेंशेविक थी, है ना। तो मेंशेविक जो थी उसका क्या था, उसका समाचार पत्र कौन सा था, इस्करा। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बात कर लेते हैं क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पार्टी डिवाइड हुई थी उसका जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो 1898 में बनी थी। उसका नाम क्या था, 1898 में बनी थी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, लेकिन 1930 में ये डिवाइड हो जाती है बोल्शेविक और मेंशेविक में। जो बोल्शेविक थी उसका समाचार पत्र था प्राउडा और जो मेंशेविक थी उसका था इस्करा। जो बोल्शेविक थी इसमें मतलब मोस्टली जो अमीर लोग थे, रिच पीपल थे, वही थे, और जो मेंशेविक थी इसमें नॉर्मल लोग थे। ठीक है, जो मिडिल क्लास थे या फिर पुअर बोल सकते हैं। जो मेंशेविक था उसका लीडर कौन था, उसके 3 नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे करेंस्की है, जूलियस है और ट्राटस्की है। और जो बोल्शेविक पार्टी हमारी, बोल्शेविक पार्टी का लीडर कौन था,
ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलो ये भी मैं ही बता देती हूँ, व्लादिमीर लेनिन। तो बोल्शेविक पार्टी का नेता था लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी? फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ये किसकी थी? ये एंगल्स की थी। द होली फैमिली, ये दोनों की थी, तो राइट आंसर होगा द होली फैमिली। थर्ड ऑप्शन है थीसिस ऑफ फ्यूरबाख, ये वाली थी मार्क्स की, ये थी मार्क्स की। और द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये भी मार्क्स की थी। ठीक है, सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में इसका गठन हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, ए क्रिटिसिज्म एंड अफर्मेशन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी, जिसमें समाजवादी नियोजित अर्थव्यवस्था में शांतिपूर्ण संक्रमण पर विस्तार से चर्चा की गई है? हेनरी किसिंजर, जवाहरलाल नेहरू, एडवर्ड बर्नस्टीन या फिर व्लादिमीर लेनिन? राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3, एडवर्ड बर्नस्टीन। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑपरेशन बारबरोसा किसे संदर्भित करता था? हॉलैंड पर जर्मन हमला, सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण, मिस्र पर मुसोलिनी आक्रमण या फिर डेनमार्क पर जर्मन कब्जा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण। ये 1941 में हुआ था। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फासीवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फासीवाद के बारे में बताना कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चन 27 देख रहे हो, ये सारे के सारे एक शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप तो देख सकते हो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज कितना ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सभी में 27 आए, लेकिन 20+ सभी में आए हैं। फासीवाद ने शासन की सर्वाधिकारी प्रणाली का समर्थन किया। सेकंड है, फासीवाद प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास करता था। फासीवाद ने अन्य सभी पर श्रेष्ठता की अवधारणा के साथ चरम राष्ट्रवाद पर जोर दिया। एंड लास्ट ऑप्शन है, फासीवाद एक दलीय राज्य में विश्वास करता था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फासीवाद प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास करता था। नहीं भाई, वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, बल्कि वो प्रेस को अपने कंट्रोल में रखता था। जो वो चाहता था वही प्रेस बोलती थी, जैसे कि आज हम मोदी मीडिया को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने रिव्यूज़ क्लास को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। अगर कोई चेंजेस करने हैं तो मैं ज़रूर करूँगी। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।